नमस्कार, मैं आनंद पत्की और ये दया पत्की। स्वागत है आप सभी का बाम्बू नर्सरी डोंगरौली के इस बाम्बू के सीरीज़ में। आज पार्ट सेकंड की हम शुरुआत कर रहे हैं। बांस के कुछ कॉमन सवाल जो है कि बाम्बू फार्मिंग क्या है, बाम्बू फार्मिंग कैसे करना चाहिए, बाम्बू फार्मिंग किसने करना चाहिए, इन विषयों पर आज हम आपको जानकारी देंगे। आइए जानते हैं बाम्बू फार्मिंग क्या है और बाम्बू फार्मिंग किसने करना चाहिए। बाम्बू फार्मिंग में दो प्रकार है, एक बायोमास ओरिएंटेड बाम्बू फार्मिंग और दूसरा सस्टेनेबल तरीका, शाश्वत तरीका बाम्बू खेती करने का। तो सस्टेनेबल वे में ये है कि आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बाम्बू से आप उसके बारे में देख सकते हैं कि मतलब आप जो एग्जिस्टिंग खेती है आपकी, तो उसके सपोर्टिव में आप बाम्बू लगा के उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और दूसरा बायोमास ओरिएंटेड है, जिनके पास जगह काफ़ी ज़्यादा है, मान लो कि 10-20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, ऐसे वाले किसानों के लिए बायोमास ओरिएंटेड फार्मिंग है। बायोमास ओरिएंटेड फार्मिंग में टोटली बायर डोमिनेटेड मार्केट है, जिसके जो दाम जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बायोमास के, वो कोई कंपनी तय करती है, ख़रीदार तय करता है। उसे किसान का कोई हक नहीं है तय करने का, क्योंकि वो आपकी टहनियाँ, टेढ़ा बाँस जिसमें बाम्बू का कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसका गांठ मोटा है, वो भी बस वो लेके जाएंगे, उसका भी आपको पैसा देंगे। हालांकि उसमें कई सारी बातें हैं, क्या उसका हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कटाई का खर्चा, मॉइस्चर, ये सब रिड्यूस होने के बाद आपके हाथ में पैसा मिलने वाला है। और दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ जो शाश्वत तरीका है बाम्बू फार्मिंग का, उसके बारे में, जिसमें बाँस की प्रजाति का चुनाव उसकी क्वालिटीज़ को देख के किया जाता है। तो मैं आपको 6 क्वालिटीज़ बाँस की बताऊंगा। किसी भी प्लांटेशन को आगे बढ़ने से पहले आपको ये 6 क्वालिटीज़ जो है वो उस प्रजाति में पाई जाती है क्या, इसका आपको सही से परीक्षण करना होगा। पहले तो बाँस सीधा आता है या नहीं उस प्रजाति का, उस प्रजाति के बाँस का 2 गांठ के बीच का डिस्टेंस यूनिफॉर्म होना चाहिए, गांठ मोटी नहीं होनी चाहिए, उसको ब्रांचिंग कम होना चाहिए ताकि हार्वेस्टिंग में भी आसानी हो। उसमें डायमीटर की कंसिस्टेंसी, या कह सकते हो आप उसको व्यास का, उसके व्यास का सातत्य होना चाहिए, यूजेबल लेंथ तक। मान ले जो कि मतलब 10-15 फीट, 15-18 फीट तक कोई डायमीटर में चेंजेस नहीं आ रहा है, तो वैसी प्रजाति आपको अच्छा मुनाफा देगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी भी बाँस की प्रजाति का कोई एक पर्टिकुलर यूज़ नहीं होगा। वो बाम्बू फर्नीचर के लिए भी जाएगा, बाम्बू कंस्ट्रक्शन कॉटेजेस के लिए भी जाएगा, उसका फ्लैटेंड भी होना चाहिए, उससे वीविंग वर्क के लिए भी काम में आना चाहिए, वो एडिबल भी होना चाहिए। तो अगर ये सब क्वालिटीज़ आपके चुने हुए बाँस में है, तो ही आप उसे सेकेंडरी इनकम के दौर पे आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। वरना यदि अगर आपके पास 2 एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ जगह है और आपने बायोमास ओरिएंटेड स्पीशीज़ लगा दिए, तो आपको पानी डालने का जो खर्चा है वो भी आपको उससे वसूल करने में दिक्कत होने वाली, क्योंकि ये डोमिनेंट मार्केट है, बायर डोमिनेंट मार्केट है। इसमें बायर ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि रेट क्या होगा। हालांकि वो रेट इसको कंसीडर करके होगा कि उसका ट्रांजिट चार्ज उसमें से कटेगा, हैंडलिंग चार्ज कटेगा, कटाई का खर्चा जाएगा, मॉइस्चर रिड्यूस होगा, और उसके बाद में आपको वही 2 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया किलो के हिसाब से भाव मिलने वाला है। बाम्बू एज ए सेकेंडरी क्रॉप, उसके कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, और बाम्बू फार्मिंग के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस है, उसके बारे में आपको दया जी बताएंगी। अगर आप बैम्बू फार्मिंग को एक्स्ट्रा इनकम के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए एफ़र्ट्स लेने पड़ेंगे। बैम्बू ये एग्रोफॉरेस्ट्री क्रॉप है, वो स्टर्डी है, मगर फिर भी उसके लिए आपको एफ़र्ट्स ऐसे लेने पड़ेंगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि बैम्बू किसी भी सॉइल में आ सकता है, पर ऐसा नहीं है।
बैम्बू फार्मिंग के लिए मिनिमम 3 फीट डेप्थ सॉइल रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरी बात, बहुत लोग कहते हैं कि बैम्बू को अगर पानी ना भी दे तो चलेगा, ऐसा नहीं है। बैम्बू को फर्स्ट 2 इयर्स तो पानी देना पड़ता ही है। सो पहले 2 साल में पानी जो देना पड़ता है वो दूसरे जो क्रॉप्स रहते हैं उनके हिसाब से बैम्बू को पानी कम लगता है, पर उसे पानी देना पड़ता है। तीसरी बात, अगर आप देखे जाए तो बैम्बू ज़्यादा करके अपने यहाँ कैटल्स को पसंद रहता है, बकरी खाती है, कैटल्स खाते हैं, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए वो बैम्बू प्लांट को फेंसिंग रहना चाहिए। तो आपका इधर प्रॉपर्टी फेंस चाहिए, नहीं तो हर एक बैम्बू प्लांट को आपको ट्री गार्ड लगाना ही पड़ेगा। बैम्बू फार्मिंग ये एक सेकेंडरी इनकम सोर्स है। प्राइमरी इनकम सोर्स तो आपके खेत के क्रॉप्स होते ही है। अभी इसमें कैसे है, और एक मिसकंसेप्ट कि इसमें लाखों रुपए का मुनाफा होता है। तो लाखों रुपए का मुनाफा होने के लिए एक तो टाइम पीरियड उसका ज़्यादा है, और स्पीसीज सिलेक्शन ये प्रॉपर होना चाहिए। उसमें लाखों रुपए का मुनाफा पहले इनकम में नहीं होगा। पहली बात तो बैम्बू फार्मिंग का फर्स्ट हार्वेस्ट जो रहता है वो आफ्टर 6 इयर्स रहता है, और 6 इयर्स के बाद आपको हर साल इनकम मिलता है। पर जो इनकम है वो इनकम आपका कौन सी स्पीसीज़ आप प्लांट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ना कोई मतलब अगर आप बायोमास ओरिएंटेड स्पीसीज़ लगा रहे हो तो उसका इनकम अलग रहता है। आप अगर सस्टेनेबल वे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसका इनकम अलग रहता है। और ये सब जो इनकम के ग्राफ्स और फिगर्स है वो पहले स्लो रहते हैं और उसके बाद स्लोली इंक्रीज होते हैं। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन बायोमास ओरिएंटेड स्पीसीज़ का ये है कि आपको लाखों रुपए का मुनाफा होगा। ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। कई सारे लोग जो 1 एकड़ 2 एकड़ की भी खेत होते हैं उसमें बायोमास ओरिएंटेड डाल देते हैं बाम्बू, जिसका पानी डालने का भी खर्चा निकालना मुश्किल हो सकता है। बांस की फसल कभी तीसरे साल में कटाई नहीं होगी। बाम्बू को कभी भी अगर आप सेकेंडरी सोर्स मान के चल रहे हो फार्मिंग का सस्टेनेबल तरीके से, तो उसको 6th ईयर में ही हार्वेस्ट किया जाएगा, और 6th ईयर में हार्वेस्ट किए हुए बाम्बू को ही आपको अच्छा दाम मिलने वाला है। यदि अगर आपको कोई भी ऑर्डिनरी रेट भी आपको अगर चलेगा तो आप उसको तीसरे साल में काट के उसको बायोमास के लिए आप उसको दे सकते हो, पर बायोमास में आपको रेट उसका इतना मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरी सबसे विनती ये है कि 3 साल की लालचा में आके बाम्बू प्लांटेशन ना कीजिए। यदि अगर आप ऐसा करते हो तो किसी दिन बांस को ख़राब नाम आ जाएगा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बाम्बू और डिस्टेंस बिटवीन बाम्बू के लिए टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।